चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं चैप्टर लाइट का सेकंड पार्ट, दैट इज़ द रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था बच्चों आप लोगों से रिफ्लेक्शन के बारे में, और आज हम बात करते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए, जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने आप लोगों से पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, और रिफ्लेक्शन क्या था? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन इट, लाइट रे को वापस भेजना। और ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी पार्टिकल्स थ्योरी के रिस्पेक्ट्स में। पार्टिकल थ्योरी कहते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, देखो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मतलब कि बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में था पार्टिकल थ्योरी की लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और रिफ्रैक्शन क्या करती है कि लाइट जो होती है वो अपने पाथ से यहाँ पर बच्चों बेंड हो जाती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, अब ऐसा क्यों होता है? याद रखना, व्हेन लाइट गोज वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट गोज वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये हमेशा बेंड हो जाती है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये एयर है और ये मेरे पास इधर में ग्लास है बच्चों। ठीक है जी, एयर हो गया और ये मेरे पास इधर में ग्लास स्लैब हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि अब जो रे आ रही है यहाँ से, देखिए जो बिल्कुल सीधी रे आएगी हमारे पास, हम लोग क्या देखते हैं, रे आ रही है बिल्कुल सीधी आ रही है। ये रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये बिल्कुल मेरे इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे तो ये हो जाता है मेरा यहाँ पर नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कायदे से होना क्या चाहिए कि ये रे बिल्कुल सीधी निकल जानी चाहिए पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस तरीके से जानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, जब लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो ये बेसिकली क्या होगी बच्चों, ये बैंड हो जाएगी अपने पाथ से। और अब ये जो बैंड होगी हमारे पास, हम देखते हैं कि किस तरीके से बैंड होगी। ये टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि बैंड हो सकती है। देखो नॉर्मल है, या तो नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर की तरफ को बैंड हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी एयर से ग्लास में हम देखते हैं कि लाइट रे जाती है, तो एयर हमारे पास यहाँ पर एक रेयरर मीडियम है बच्चों, और ग्लास जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है हमारे पास। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट बैंड, लेकिन हमेशा टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए जी, ये नॉर्मल की तरफ को बैंड हो गई, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये इधर की तरफ को हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल में बैंड हो गई है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है एंगल आर बच्चों। और इस केस में ये कभी भी इक्वल नहीं होते हमारे पास, एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है किसी भी कीमत पर। ये बात यहाँ पर याद रखना। कौन से केस में बच्चों? रिफ्रैक्शन के केस में यहाँ पर एंगल आर हमेशा एंगल आई से छोटा बनेगा अगर लाइट रे इंसिडेंट रे जो है हमारे पास अगर रेयर से डेंसर में जा रही है। याद रखना कि अगर कभी भी इंसिडेंट रे, देखो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो हमेशा हम देखते हैं कि एंगल आई बड़ा होगा और एंगल आर छोटा होगा। अगर एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा है, तो इसका मतलब कि लाइट रे हमेशा इंसिडेंट रे से रेयर मीडियम से लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और ये हो गई है हमारे पास इधर में रिफ्रैक्टेड रे बच्चों। तो जब भी लाइट रे हम देखते हैं आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इट बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ को बैंड होती है। एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर छोटा होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लाइट रे जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में। देखो रेयर मीडियम का मतलब समझो रेयर, जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे एयर है तो एयर के अंदर हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती है कंपैरिजन टू ग्लास स्लैब सॉलिड। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो मीडियम डेंस है। ठीक है, और मान लो देखो सीधी रोड है, बिल्कुल खुली रोड है, तो आप बिल्कुल बाइक सीधी निकाल लेंगे, और वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी जाम लग रहा होगा ट्रैफिक, तो आप क्या करेंगे, घूम करके जाएंगे, आप अपने रास्ते से बैंड हो जाएंगे, गली में से निकाल लेंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस नहीं है, लाइट रे बिल्कुल सीधी आ रही है। लेकिन जब दूसरे मीडियम में जाते हैं, तो दूसरा मीडियम हमारे पास डेंसर है, ये अपने पाथ से क्या हो जाती है बच्चों, ये अपने पाथ से बैंड हो जाती है। और वो भी कैसे होगी बैंड, टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी हमारे पास। जब लाइट रे इंसिडेंट से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर छोटा होगा। कभी भी ऐसा हो तो समझ जाना, गारंटीड यहाँ पर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में गई है।
अब मान लो अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाए तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है जी। अगर लाइट रे हमारे पास जाती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो देखो ग्लास हमारे पास डेंसर मीडियम है, मैं कहता हूँ मान लो फिर से एयर है मेरे पास, ये एयर, ये फिर से जो है, अब ये जो रे है ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लो, और ये हो गया मेरे पास इधर में नॉर्मल हो गया। तो अब कायदे से ये रे सीधी निकल जानी चाहिए पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन इस बार ग्लास से फिर से एयर में जा रही है तो ये फिर से बैंड हो जाएगी। अब हम लोग क्या देखते हैं, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब भी ये बैंड होगी, बट नाउ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ को बैंड होगी बच्चों। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास कायदे से सीधी निकलती है ऐसे, लेकिन हम देखते हैं ये बैंड हो गई ऐसे, ठीक है जी। ये हमारे पास इस तरीके से बैंड हो जाती है और यहाँ बनता है एंगल ई। एंगल ई मतलब यहाँ पर जो है चलो वो भी बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अब एंगल आर हो गया, ये वाला एंगल आई होगा इसके अकॉर्डिंग, यानी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, यही तो हमारे पास है बच्चों यहाँ पर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस बार रे गई है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो जब भी लाइट रे हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एंगल आई हमेशा छोटा होगा और एंगल आर हमारे पास यहाँ पर बड़ा होगा। आप देखो ना एंगल आर यहाँ पर बड़ा है और एंगल आई छोटा इस केस में। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, रीज़न इस बार भी वही है। क्या है रीज़न हमारे पास यहाँ पर, रीज़न इस बार भी वही है यहाँ पर कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो बेसिकली इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, बेंडिंग होती है। देखो ये रिफ्रैक्शन तो हो गया, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, हमेशा बैंड होगी, लेकिन इसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली बात कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बैंड, तो ये बैंड हो जाएगी। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, ये बैंड हो जाती है। लेकिन इसका कारण क्या है, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। लाइट की स्पीड जो होती है अलग अलग मीडिया के अंदर बच्चों यहाँ पर अलग अलग होती है। यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड जो होती है एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के अंदर अगर हम देखते हैं यहाँ पर दैट इज द 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है बच्चों। तो हम देखते हैं दोनों मीडिया के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग है। सर इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग है तो? अगर लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग होती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है बेसिकली, जिसकी वजह से ऐसा होता है। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कि इस बार लाइट क्या हो रही है, रेयर से डेंसर और डेंसर से फिर से रेयर में जा रही है, तो क्या होगा, तो यही तो हो रहा है। देखो ये रेयर से डेंसर में आ रही है और डेंसर से फिर से रेयर में आ रही है। तब होता क्या है यहाँ पर, देखो जो स्टार्टिंग वाली रे थी अगर वो बिल्कुल सीधी जाती तो हमारे पास वो इस तरीके से जाती है ना, अगर सीधी निकलती तो। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये यहाँ पर एयर से ग्लास में आई तो बैंड हो गई, ग्लास से फिर एयर में आ रही है तो फिर से बैंड हो रही है। तो ध्यान से देखो ये वाली जो रे एक्चुअल में वो यही वाली रे तो है, लेकिन हमने क्या देखा, ये यहाँ से शिफ्ट हो गई है, ये यहाँ से शिफ्टिंग हो गई ना बेंडिंग के कारण। इस जो हमारे पास यहाँ पर ये जो आपकी लाइट रे जो है शिफ्ट हो गई है, इसी को मैं बोलता हूँ बच्चों यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बोर्ड का आपका 2024 का। दिस इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चों। ये हमारे पास शिफ्टिंग जो है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब इस कंडीशन में एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, ये जो एंगल है इस बार ये एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये इमर्जेंट रे कहलाती है। तो ये है मेरे पास, देखो सबसे पहले बच्चों इधर में इंसिडेंट रे, ये है मेरे पास इधर में रिफ्लेक्टेड रे, और ये है मेरे पास इधर में इमर्जेंट रे बच्चों। तो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और इमर्जेंट रे है हमारे पास बच्चों।
ठीक। तो केस नंबर 1 जब लाइट हमारे पास रेयर से डेंसर में जाती है। केस नंबर 2 हमारे पास लाइट यहाँ पर डेंसर से रेयर में जा रही है। और केस नंबर 3 लाइट रेयर से डेंसर, डेंसर से फिर से रेयर में जा रही है बच्चों। अब उस कंडीशन में हमने देखा कि लाइट हमेशा बैंड हो रही है। बैंड क्यों हो रही है? क्योंकि अलग अलग मीडिया के अंदर लाइट की स्पीड जो होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। ठीक है जी। अब उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? अगर अलग अलग मीडिया के अंदर अलग अलग स्पीड है तो उससे भैया देखो फ़र्क क्या पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये समझने की कोशिश करिए। मान लो मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ये रे आ रही है मेरे पास ऐसे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको इसको। देखो जी, ये रे पड़ गई। अब कायदे से सीधी ऐसे 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 ही निकलनी चाहिए, लेकिन होता क्या है दूसरे मीडियम में जाने के बाद इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली चेंज हो जाती है। ये देखो जी, अब डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर सीधी आती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने देखा अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज। अब डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो थोड़ी बहुत बेंडिंग हो जाती है, और इस मीडियम से फिर वो दोबारा यहाँ पर जाएगी तो अब दोबारा से बेंड हो गई हमारे पास। ये देखो जी, ये सीधी जाती है ऐसे, ये बेंड हो गई इधर और फिर ये जा रही है इधर, वही सेम चीज़ तो हो रही है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइट की, पार्टिकल्स की, किसी भी मीडिया के अंदर ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हो तो आपने डायरेक्शन चेंज कर ली, गली में से निकल गए और आपकी स्पीड भी चेंज हो गई। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, जिसकी वजह से लाइट हमेशा अपने पाथ से हमारे पास क्या कर जाती है बच्चों, बेंड कर जाती है। तो हमारे पास दो तरीके के मीडिया हो गए, एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। इसमें हमने एक चीज़ और सीखी यहाँ पर कि लाइट अगर कभी भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, ये देखो जी, यानी यहाँ पर लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो एंगल आई गारंटेड बड़ा होगा, एंगल आर छोटा होगा। और डेंसर से अगर रेयर में जाती है तो एंगल आई उस कंडीशन में मेरे पास छोटा होगा और एंगल आर जो है मेरे पास वो गारंटेड यहाँ पर बड़ा होगा। तो एंगल की वैल्यू देख करके भी आप समझ जाएंगे बच्चों कि वो रेयर से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयर में जा रही है। ये मैंने आपको बता दिया। अब एक केस आता है, व्हाट हैपन व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। नॉर्मली का मतलब है कि लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है ग्लास स्लैब के ऊपर बच्चों। ये देखो जी, ये मेरे पास फर्दर मैं यहाँ पर ग्लास स्लैब ले लेता हूँ, तो लाइट रे जो आ रही है बिल्कुल सीधी, तो बिल्कुल सीधी ही निकल जाएगी हमारे पास। बिल्कुल सीधी आ रही है तो सीधी निकल जाएगी। थोड़ा सा स्पीड का अलग अलग होता है तो उसके वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। बस देखो जैसे कैसे ये लाइट रे आ रही है ऐसे, आप देखो यहाँ पर कैसे आएगी। स्पीड ग्लास स्लैब के अंदर अलग होती है तो थोड़ा स्लोली स्लोली आ रही है, और फिर से यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं आप। तो ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, किसकी, लाइट की बच्चों। तो ग्लास स्लैब के अंदर अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली आ रही तो नॉर्मली ही निकल जाएगी वहाँ से। इस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि एंगल आई जो है हमारा वो नॉर्मल के ऊपर ही बन रहा है, यानी 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री से ही वो रिफ्रैक्ट होकर के आगे निकल जाएगी बच्चों। समझ रहे? एंगल आई हमारा कब बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। अब यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है, तो एंगल 0 डिग्री का बन गया तो बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी हमारे पास बच्चों यहाँ पर। ये गॉट इट? तो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब, तो हम लोग क्या देखते हैं, इट गोज स्ट्रेट बच्चों, ये बिल्कुल सीधी चली जाएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लेक्चर है, इससे पहले हम रिफ्लेक्शन ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपको रिफ्लेक्शन अच्छे से आ गया है, समझ में आ गया है, क्लियर है, तो आप रिफ्रैक्शन ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो हमने रिफ्लेक्शन ही नहीं पढ़ा तो रिफ्रैक्शन क्या समझ में आएगा फिर? तो देखिए जी, हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। जब मैं रिफ्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोगों ने आप ये देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर एक गिलास वाटर है, ठीक है जी, अब इसमें यहाँ पर देखो पानी भरा हुआ है और यहाँ पर मैंने इसके अंदर देखो स्टिक डाल दी है, तो कायदे से वो सीधी निकल जानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हमारे को ये थोड़ी सी बैंड दिखाई देती है। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से स्टिक डाली तो कायदे से सीधी जानी चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये अपने पाथ से जैसे वाटर के अंदर जाएगी थोड़ी सी बैंड हो जाती है बच्चों। ये देखिए जी, ये बैंड हो जाएगी, यहाँ दिखती है हमारे को। और इसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी वीडियो, लाइव वीडियो आप मेरे शॉर्ट्स के चैनल पे भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, वहाँ पर लाइव दिखा रखा हमने। एक और मैं आपको बताता हूँ, देखो आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में पानी तो पिया होगा। चलो, घर से कभी बाहर आप जाएंगे
ये देखो इस तरीके की ठेली लगी होती है बच्चों, है ना, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ये प्रेशर पिस्टन होता है और यहाँ से हम आपका देखते हैं पानी आ जाता है। यहाँ पर आपने एक गिलास रखा और इसके अंदर पानी भर जाता है। यहाँ लिखा था ना 2 रुपीज़ पर गिलास, क्या लिखा था, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। चलो जी, तो ये बिल्कुल ठंडा पानी है, 2 रुपये पर गिलास, पानी भर लिया पी लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब शायद 3 का हो गया मे भी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक गिलास और रखे होते हैं ऐसे, अब उसमें पानी भरा हुआ, लेकिन उसमें क्या है, नींबू रखे हुए भाई साहब, ये बड़े बड़े नींबू, और आप उससे कहते हैं भैया नींबू पानी बना दो, एक काम करो, मतलब ठीक है जी। और जैसे वो नींबू इसमें से बाहर निकालता है, नींबू हो जाता है छोटा सा, गिलास के अंदर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बाहर निकालते ही छोटा हो गया। ये क्या बदतमीजी है भाई, कि भैया अभी तो नींबू इतना बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया। वो क्या बोलेगा तुमसे कि भैया ट्यूशन कहाँ पढ़ते हो तुम, पता नहीं क्या तुम्हें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये। किस वजह से, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो ये रिफ्रैक्शन फिनोमिनन हुआ है जिसकी वजह से नींबू बड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अदरवाइज बाहर निकालोगे तो रियल साइज है उनका। तो रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है हमारे को। उसके बाद जो स्विमिंग पूल होता है तो हमारे को कम गहरा दिखाई देता है, एक्चुअल में वो जितना होता है, डेप्थ जो होती है स्विमिंग पूल की वो हमारे को कम गहरी दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, ये रीज़न होता है। अब देखो अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर तुमसे 1 नंबर में पूछे जाते हैं, सीधा लिख दो आप क्या, कि ये काम कैसे हो रहा है, ये काम हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाता है तब आपको यहाँ पर रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैं इसका एक छोटे से डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक कंटेनर है बच्चे, ठीक, अब यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है स्टिक डूबी हुई है बच्चों, इस तरीके। तो कायदे से जो स्टिक डूबी हुई है वो ये रही बिल्कुल, भाई यही तो होगी, स्टिक थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इंसिडेंट रे कहाँ से आती है, हमेशा ऑब्जेक्ट से। बिल्कुल सही बात है, इंसिडेंट रे जो आती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से आती है। तो ये ऑब्जेक्ट है और इससे इंसिडेंट रे गई, इस वाले पॉइंट से एक ये रह गई और एक ये वाली रह गई बच्चों। ये मेरे पास देखो एरो ऊपर की तरफ बनाओगे, बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, इवन बहुत सारे टीचर्स भी जो है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना है, ये वाटर है और वाटर से अब एयर में गई, तो देखो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, ये बैंड हो जाती है, और जब बैंड हो जाती है यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो हम देखते हैं ये रही। लेकिन हम तो सीधा ही देख रहे हैं, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ऐसा थोड़ी दिख रहा है कि यहाँ पर टेबल के नीचे क्या आगे जा करके रे तो बिल्कुल सीधी ही जाएगी। ये देखिए जी, तो ये कहाँ मीट कर गई, यहाँ मीट कर गई। तो हमारे को एक्चुअल में जो इमेज दिखेगी वो यहाँ दिख रही है, स्टिक यहाँ पर है, जबकि इमेज कहाँ दिख रही है, वो यहाँ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रे है वो यहाँ पर मीट कर रही है। तो बेसिकली दिस इज़ द रीज़न कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बैंड करती है, जिसकी वजह से वो हमारे को इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है बच्चों। आपने कभी देखा होगा, मान लो आग जल रही है और आप इधर बैठे और आग के पीछे का सीन आपको थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इट हैपन। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर क्या है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब आग जलने से क्या होती है, हवा हल्की हो जाती है और वहाँ पर देखते हैं वो पार्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं एयर के, और वहाँ पर क्या होता है, एयर जो होती है वो और ज़्यादा रेयरर बन गई कंपैरिजन टू वो एरिया जहाँ पर आग फायर नहीं थी और वहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस है थोड़ा, तो वो एरिया डेंसर है। तो रे बेसिकली एयर से रेयर से होती हुई आग के ऊपर से डेंसर मीडियम में गई है और फिर ऑब्जेक्ट तक गई है। तो हमारे को कई बार बैंड होती हुई दिखती है, जिसकी वजह से हमारे को लगता है वो हिल रहा ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअल में हिल तो नहीं रहा होता ना। इसका यही कारण है बेसिकली, क्योंकि एयर हमारे पास रेयर मीडियम होती है, लेकिन फायर लगाने से, आग लगाने से हमने क्या देखा, आग के जलने से, कि वहाँ पर हमारे पास हवा हल्की हो गई है, जो आग के ऊपर थी वहाँ पर और ज़्यादा रेयर हो गई है, जबकि पीछे वाली हवा उसके अंदर गैस के पार्टिकल ज़्यादा है बच्चों। इसी वजह से हम देखते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपने देखा होगा बच्चों। तो स्टार कभी ट्विंकली ट्विंकल नहीं करता, उनमें कोई एडेप्टर थोड़ी लग रहा है, जलबुझ 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 जलबुझ। होता क्या है, जब स्टार से लाइट अर्थ तक पहुँच रही होती है, तो देखो जैसे यहाँ पर एक बार बेंडिंग हुई, फिर दोबारा बेंडिंग हुई ना, 2 बार बेंडिंग। तो सोचो जब स्टार से लाइट अर्थ तक पहुंच रही है या हम तक पहुंच रही है, तो एयर जो होती है उसके अंदर कहीं पर गैसेस का मिक्सचर ज़्यादा है, कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कई बार बैंड हो चुकी होती है हमारे तक पहुंचते पहुंचते।
और हमारे को इसी वजह से वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं बच्चों यहाँ पर, जबकि रियल में वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो कई बार बेंडिंग हो चुकी होती है बच्चों। एक ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर रखा है, वो हमारे को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आप कभी दिल्ली लोटस टेम्पल जाना, तो वहाँ पर वो पुल बने हुए, लोग उसमें कॉइन उछाल के फेंकते है ना। अब तो अक्षरधाम बन गया, अक्षरधाम में भी लोग जाते हैं, तो आप देखेंगे बाहर वो स्वामी नारायण जी का कुंड बना हुआ, उनके पैरों के निशान है, उसमें पच्चीन है, उसमें भी लोग सिक्के फेंकते हैं। ऐसे लगता है बिल्कुल ऊपर ही हाथ डालोगे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं शान, ठीक है जी। सिक्के बहुत नीचे बेटा, खाली हाथ ही निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। क्यों, क्या कारण है इसका? रिफ्रैक्शन, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही है बच्चों यहाँ पर, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन बच्चों, ये सब रिफ्रैक्शन के कारण। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चों यहाँ पर देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या है बच्चों? देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, सबसे पहला लॉ हमारे पास क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। देखो जी, हमारे पास मान लो ग्लास स्लैब था, तो ये इंसिडेंट रे आती है, ये नॉर्मल है, और यहीं पर ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो सब एक ही प्लेन पर है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन पर है, वो भी कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है? देखो, यहाँ पर बनता है एंगल आई और ये बनता है एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर की जो साइन वैल्यू होगी, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ट्रिगो पढ़ी होगी आप लोगों ने मैथ्स में बच्चों, ठीक है जी। तो आपने पढ़ा होगा एंगल, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन है, कोस है, टेन है, ये सब पढ़े होंगे बच्चों। तो हम लोग क्या देखते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की एंगल की जो साइन वैल्यू होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो साइन वैल्यू होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर यहाँ पर तुम्हारा इंसिडेंट रे आ रहा है मान लो 60 डिग्री पर, और तुमने ग्लास स्लैब ले रखा है इस थिकनेस के हिसाब से कि एंगल आर जो तुम्हारा 30 डिग्री आ रहा है मान लो, जस्ट एग्जांपल, तो साइन आई अपन साइन आर, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा अगर तुम 60 डिग्री का डालते हो तो एंगल आर गारंटी 30 डिग्री का ही बनेगा। ये काम चाहे तुम दिल्ली में कर लो, चाहे बिहार में कर लो, चाहे जयपुर में कर लो, चाहे पंजाब में कर लो। अगर आपके पास वही ग्लास स्लैब और आप उसी एंगल से इंसिडेंट रे वहाँ पर फेंक करके मारते हो, तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा से, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, ग्लास चेंज कर दो, मीडियम चेंज कर दो, उसकी डेंसिटी चेंज कर दो तो बात अलग है ना। अब एक गिलास पानी में तुमने पेंसिल डाली, जो एंगल आई रहेगा वही एंगल आ रहेगा। अब तो उसमें चीनी नमक मिला दो, उसकी डेंसिटी चेंज हो गई तो बात अलग है। ये काम भी हम लाइव करके देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ भी देखेंगे बच्चों करके, कि हम यहाँ पर पानी के अंदर चीनी या नमक डाल के देखेंगे, डेंसिटी चेंज होती है, उसकी वजह से भी क्या रिफ्रैक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एन न्यू, न्यू से, ये सिंबल होता है न्यू, ठीक है जी। तो न्यू इज इक्वल टू साइन अपॉन साइन आर। वो कहते हैं ना भाई, के कह रहा, क्या मैं नू कह रहा, तो नू मतलब कि साइन अपॉन साइन आर, बात समझे। और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। यही हमारे पास स्नेल्स लॉ कहलाता है बच्चों। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये जो रिलेशनशिप था मिस्टर स्नेल्स ने डिस्कवर किया था एक्सपेरिमेंटली इन द ईयर 1621 में बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। उस मीडिया के लिए वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर एंगल आई मेरे पास बनता है 37 डिग्री का, और एंगल आर बनता है मेरे पास यहाँ पर 24 डिग्री का। तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन 37 डिग्री अपॉन में साइन 24 डिग्री।
और साइन 37 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो है मेरे पास 0.60 और साइन 24 की जो वैल्यू होती है वो है 0.40। क्वेश्चंस के अंदर आपको इनकी वैल्यूज़ गिवन होगी। हाँ, अगर साइन 60 है, साइन 30 है, साइन 90 है, इस तरह की वैल्यूज़ है तो हो सकता है वो गिवन भी ना हो, वैसे गिवन होती है। तो पहले इन वैल्यूज़ को देखने के लिए एक टेबल होती थी जिसको बोलते हैं लॉग टेबल। तो आपको वैल्यू गिवन नहीं होती थी, लॉग टेबल से आपको देखना होता था, वैल्यूज़ लिखनी होती थी। लेकिन अब लॉग टेबल नहीं आती है एग्जाम में, जो है डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ गिवन होगी, डायरेक्ट पुटअप करो और यहाँ पर आंसर आ गया 1.50। अब ये 1.50 क्या है बच्चों, ये न्यू है। और ये न्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है बच्चों रिफ्रैक्शन की ताकत। भाई रिफ्रैक्शन की ताकत को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब जैसे मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं एक घूसे में तुझे यहाँ लिटा दूंगा बेटा, तो ये घूसे की ताकत हो गई। ऐसे रिफ्रैक्शन की क्या ताकत है, रिफ्रैक्शन की ताकत ये है कि अगर एंगल इतने डिग्री के एंगल से आ रहा है, एंगल इंसिडेंट अगर इतने डिग्री के एंगल से आ रही है तो इतने डिग्री पर इसको क्या कर देगा, बैंड कर देगा। अगर आपकी इंसिडेंटर इतने डिग्री के एंगल से आ रही है तो आपको टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड कर देगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर देगा। ये क्या है, रिफ्रैक्शन की ताकत है और उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब देखो ये जो बेंडिंग हुई है कौन से मीडियम में हुई है, यहाँ से रे आई है और बैंड जो है वो दूसरे मीडियम में हुई है ना, यानी ग्लास में। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ये इस मीडियम की है, दूसरे मीडियम की बच्चों। तो देखो मैं कहता हूँ कि एयर से ग्लास में आ रही है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रे आ रही है, एयर फर्स्ट मीडियम, ग्लास ये सेकंड मीडियम बच्चों। तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, ये वैल्यू आ गई 1.50। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि मीडियम जो है ग्लास है वो जिसके अंदर ये लाइट रे बैंड हुई है हमारे पास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का कहलाता है जिस मीडियम में वो आपकी बैंड होती है बच्चों। दैट इज क्लियर टू यू, ये बात समझ में आई। अब हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, यानी रिफ्रैक्शन की ताकत हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ या तो एंगल के हिसाब से, कितने डिग्री के एंगल पे बैंड हुई है वो, ठीक है जी, और दूसरा हम स्पीड के हिसाब से। तो हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मान लो ये मीडियम 1 है और लाइट आ रही है मीडियम 2 के अंदर, तो हम देखते हैं दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, यानी 1 एंड 2 इज इक्वल टू मीडियम 1 के अंदर लाइट की स्पीड है v1 और मीडियम 2 के अंदर है v2 बच्चे। अब देखो ऐसा कर लेते हैं, मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या है, मेरे पास एयर है, तो एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और मीडियम 2 ग्लास के अंदर कितनी है बच्चों 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये कट गया, ये कट गया, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई वो हमारे पास क्या आ गई बच्चों 1.5 आ चुकी है हमारे पास यहाँ पर। तो ये हमारे पास इधर में स्पीड ऑफ लाइट हो गई जो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया है, ठीक है। दूसरा हम एंगल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, ये जो हमने निकाल दिया, तो ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास यहाँ पर दो तरीके का, कितने तरीके का, दो तरीके का बच्चों, जिसमें एक होता है मेरे पास यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कौन सा होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें जो फर्स्ट मीडियम होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो एयर को छोड़ के, ठीक है जी। यानी कि जो फर्स्ट मीडियम हो गया, फर्स्ट मीडियम अदर देन एयर, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी कि मान लो ग्लास से अगर एयर में हमारे पास जाती है या फिर वाटर से अगर मेरे पास एयर में जाती है, तो फर्स्ट मीडियम हमारे पास एयर नहीं होना चाहिए। इस तरीके का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, जिसमें फर्स्ट मीडियम एयर होगा और दूसरा मीडियम चाहे आप ग्लास हो
चाहे वो वाटर हो। अब इसमें हमारे को फर्स्ट मीडियम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने ऐसे भी लिख दिया यहाँ पर जो है, ये ऐसे भी लिख दिया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट मीडियम क्या था मेरे पास बच्चों, यहाँ पर एयर था। सो दिस इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारे पास यहाँ पर इधर में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्लियर ये चीज़? चलिए, इसी बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स है, जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, बट दिस इज़ द एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।